बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 4 मानव विकास के क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। और आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा भी होगा और अच्छे से याद भी किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे बच्चों। तो आज तैयार हो जाइए अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पूरा पाठ आपको रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। सबसे पहले हमने मानव विकास के अंदर देखा वृद्धि और विकास की अवधारणा बच्चों। उसके बाद आपने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री। क्या नाम था बच्चों? उसे भी आप दोहरान कर लीजिए। एक का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम था प्रोफेसर अमृत सेन। इस तरह से बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा मानव विकास के स्तंभ पढ़े। हमने कितने स्तंभ पढ़े थे? 4। उसके बाद मानव विकास के उपागम भी पढ़े बच्चों। वो भी कितने पढ़े थे हमने? 4। इसके बाद बच्चों देखिए हमने पढ़ा था मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1990 से प्रति वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाते हैं। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने बनाए? ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या था? डॉक्टर महबूब उल हक ने इनको क्या किया? जारी किया था, अर्थात इनका निर्माण करने का कार्य किया, अर्थात हम कह सकते हैं उनका प्रतिपादन किया। तो बच्चों तैयार हो जाइए और अपने प्रश्नों को हल करने के लिए कॉपी पेन जल्दी से निकालिए। और पहला प्रश्न देखिए अपने सामने आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं आज भी 3 ही प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं। एक तो विकल्प पर आधारित, और दूसरा हमारे लघु प्रकार के प्रश्न, और तीसरे प्रकार के हमारे कौन से हैं? निबंधात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हम विकल्प पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों, और आप तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले देखिए मैं निर्देश पढ़ रहा हूं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। यानी किस पर आधारित है? विकल्प पर आधारित क्वेश्चन है देखिए इसमें, और सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसकी बात पूछी गई है इसमें? विकास की। ठीक है बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वृद्धि और विकास। याद करिए, वृद्धि में मैंने आपको बताया था ये मात्रात्मक होता है, और विकास में मैंने आपको बताया था ये कैसा होता है? सकारात्मक होता है। उसके बाद मैंने वृद्धि में आपको देखिए बताया था ये ऋणात्मक और धनात्मक होता है। लेकिन बच्चों विकास हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है, अर्थात गुणात्मक होता है, मूल्य सापेक्ष होता है। इस तरह से देखिए याद करते हुए सबसे पहले अपने इसमें लिखा हुआ है क, आकार में वृद्धि, ख में देखिए गुण में धनात्मक परिवर्तन, और उसके बाद ग आकार में स्थिरता, और उसके बाद घ में देखिए गुण में साधारण परिवर्तन। तो बच्चों बताइए इसका आंसर सही क्या होगा? जो मैंने सबसे पहले बताया था वृद्धि और विकास में अंतर। तो बच्चों इसका सही उत्तर देखिए कौन सा होगा? ख होगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण का मतलब क्या है? गुणात्मक। और हमेशा देखिए बच्चों याद रखना, विकास हमेशा कैसे होता है? धनात्मक होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और अगला क्वेश्चन देखिए अब हम हल करेंगे। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? यानी कौन सा विद्वान मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले दी? तो देखिए बच्चों सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा देने वाले कौन थे? क्या प्रोफेसर अमृत सेन भारतीय मूल के थे? दूसरे नंबर पर आता है जिसे हम कहते हैं ख, डॉक्टर महबूब उल हक, और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। उसके बाद देखिए एक भूगोलवेता एलन सी शैम्पूल, ये यूएसए की रहने वाली। इसी तरह से देखिए हम ऑप्शन देखते हैं घ, रेटजेल, जर्मनी के रहने वाले एक भूगोलवेता।
तो इस तरह से देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर अपना होगा इसके अंदर ख, डॉक्टर महबूब उल हक। इन्हीं के द्वारा देखिए मानव विकास की क्या दी गई थी? अवधारणा दी गई थी। सबसे पहले बच्चों कब दी गई थी? 1990 के अंदर। और पहली बार मानव विकास सूचकांक जो जारी हुआ था वो भी कब जारी हुआ था? 1990 में जारी हुआ था। इस तरह से हमारे 2 प्रश्न क्या थे? विकल्प पर आधारित बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? हमारा लघु क्वेश्चनों के अंतर्गत आता है, जिसे हम लघुत्तर प्रश्न भी कहते हैं। तो देखिए पहले निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यहाँ शब्द सीमा देखिए हमें बांधे हुआ है, और देखिए तो शब्द कितनों में लिखना है? 30 शब्दों तक अपने उत्तर को लिखना है बच्चों। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न आता है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मैंने आपको बताए थे 3 क्षेत्र, तो याद करिए 3 क्षेत्र कौन से हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपको उत्तर लिखना होता है अपनी नोटबुक के अंदर भी। किस तरह से? सबसे पहले उत्तर लिखिए और उसके बाद मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। और पहले नंबर पर देखिए हमने लिखा है संसाधनों तक पहुंच, और उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है स्वास्थ्य, और तीसरे नंबर पर हमने लिखा है बच्चों शिक्षा। इस तरह से हम तीनों क्षेत्रों को लिख सकते हैं, और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी देना होता है बच्चों। इस तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, और वह है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसमें क्या पूछा गया है? मानव विकास के घटक पूछे गए हैं बच्चों। देखिए, और मानव विकास के जो घटक हैं वो देखिए, इसमें मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। 4 कौन कौन से हैं बच्चों? 1 नंबर पर आता है समता, दूसरे नंबर पर देखिए सतत पोषणीयता, और तीसरे नंबर पर आता है देखिए उत्पादकता, और चौथे नंबर पर आता है सशक्तिकरण। और इन्हीं चारों घटकों को देखिए मानव विकास के उपागम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों इनको? मानव विकास के उपागम। अब आपसे उपागम पूछे तब भी यही उत्तर लिखना है, और मानव विकास के यदि घटक पूछे तो आपको उत्तर क्या लिखना है? यही लिखना है बच्चों। इस तरह से देखिए आपने अपना पहला प्रश्न और उसके बाद दूसरा प्रश्न, जो शब्द सीमा क्या थी हमारी? 30 शब्दों के अंदर हमें उत्तर लिखना था बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आता है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा इसका उत्तर लिखने से पहले। मानव विकास सूचकांक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं 1990 से, किसके द्वारा? UNDP द्वारा, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। और अब जो देखिए मानव विकास सूचकांक जो वर्गीकरण की बात आती है, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है अलग अलग प्रकार से। फिर उनमें देशों को क्रम से रखा जाता है। बच्चों याद रखना, मानव विकास के जो वर्ग शुरू होते हैं 0 से लेकर 1 तक। कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर 1 तक होते हैं ये वर्ग। और भी बच्चों आप इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो मानव वर्ग हैं, इन मानव वर्गों के अंदर देखिए जिसका पहला स्थान होगा देश का, वो 1 के निकट होगा, और देखिए जिसका स्थान सबसे नीचे होगा वो देखिए किसके निकट होगा? 0 के पास में होगा। तो पहले नंबर पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, यदि 2020 की हम बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा देश है बच्चों? जल्दी से याद करके बताइए कौन सा देश है? नंबर 1, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार
वेरी गुड, नॉर्वे। कौन सा देश आता है? नॉर्वे। अब बच्चों हम अपने देश के अंदर आते हैं। भारत की यदि हम बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है जिसका मानव विकास सूचकांक नंबर 1 है? और भारत की यदि हम बात करें तो कौन सा राज्य आता है हमारा? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। इस तरह से देखिए हम राज्यों के अनुसार भी मानव विकास सूचकांक देखते हैं, देशों के अनुसार भी मानव विकास सूचकांक देखते हैं बच्चों। और यहां पर देखिए अब आपको लिखना है उत्तर। तो उत्तर जैसे ही आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखें? आप इस तरह से लिखें, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को निम्न 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। अब 4 समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम ऐसे सारणी बना लेते हैं बच्चों। पहले नंबर पर तो देखिए मानव विकास का स्तर, और मानव विकास के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से देखिए हम लिख देते हैं। पहले नंबर पर लिखा है अति उच्च स्तर, उसके बाद नंबर 2 पर लिखा है उच्च स्तर, और उसके बाद नंबर 3 पर मध्यम स्तर, और उसके बाद 4 नंबर पर हम लिखते हैं निम्न स्तर। क्योंकि यहां किसको प्रदर्शित करना है बच्चों? स्तर को बताना है। तो कितने स्तरों में विभक्त किया गया है? 4 स्तरों में। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक का स्कोर। तो बच्चों देखिए अति उच्च में स्कोर क्या होता है? यहां पर आप देखेंगे 0.800 से ऊपर। तो मैंने कहा था ये किसके निकट होगा? 1 के पास होगा। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उच्च स्तर। उच्च स्तर की बच्चों बात करते हैं तो 0.700 से 0.799 के बीच, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं उनको कहा जाता है उच्च स्तर के देश। तीसरे नंबर पर देखिए बच्चों यहां पर आता है मध्यम स्तर। और मध्यम स्तर की जब हम बात करते हैं बच्चों तो यहां पर देखिए 0.550 से 0.699 के बीच। और देखिए बच्चों निम्न स्तर, ये सबसे निम्न स्तर के देखिए देश होते हैं जहां राजनीतिक अस्थिरताएं होती है और गृह कलह जैसी, गृह युद्ध जैसी स्थिति, बीमारियों का प्रकोप बना रहता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अत्यधिक कम होती हैं, शिक्षा का देखिए वहां पर विस्तार अत्यधिक कम होता है। ऐसे देश या तो एशिया में मिलेंगे या अफ्रीका में मिलेंगे। तो यहां पर देखिए जो बताया गया 0.549 से नीचे, और कहां तक आएगा ये स्तर? 0 तक। तो इस तरह से देखिए मानव विकास सूचकांक का स्कोर को भी कितने भागों में बांट दिया गया है बच्चों? 4 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं देशों की संख्या। अब देशों की संख्या में देखिए अति उच्च स्तर के जो देशों की संख्या है वो कितनी है? 66। ये कब की रिपोर्ट के अनुसार है बच्चों? ये रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है। कितने देश हैं बच्चों इसमें? 66 देश हैं। और 66 देशों में सबसे पहला स्थान जो जिस देश का है वो यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है? नॉर्वे। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं हम आयरलैंड। इस तरह से यहां पर देशों का स्थान है। कितने देश हैं इसके अंदर? इसमें 66 देश हैं बच्चों। एक बच्चों इसमें ये और ध्यान रखना कि ये जो देश है प्रमुख रूप से कहाँ के देश हैं? पश्चिम के देश हैं। कहाँ के देश हैं ये? पश्चिम के देश हैं। उसके बाद देखिए उच्च स्तर में कितने देश आते हैं बच्चों? 53 देश हैं। और उसके बाद देखिए मध्यम स्तर में कितने आते हैं? 37 देश हैं। और उसके बाद निम्न स्तर में बच्चों आप देखो कितने देश आते हैं? 33 देश आते हैं। इस तरह से इन देशों को विभिन्न प्रकार के वर्गों में रखा गया। विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हमने बनाए हैं वो किससे बनाए हैं? मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर। और इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हो। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन और आया होगा बच्चों कि हमारे देश का स्थान इनमें से कौन से स्थान में आता है, यानी भारत इनमें से अति उच्च में है, मध्यम है या निम्न है। तो भारत का स्कोर क्या होगा? यानी ह्यूमन इंडेक्स की यदि हम बात करें, मानव विकास सूचकांक की यदि हम बात करें तो भारत का स्थान देखिए किस में आता है? मध्यम में आता है हमारे देश का स्थान।
कहां पर हैं हम? मध्यम के अंदर। देखिए अब बच्चों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा निबंधात्मक। कैसा प्रश्न है? निबंधात्मक, और जिसमें हमें उत्तर लिखना पड़ता है देखिए 150 शब्दों के अंदर, और हमारे निर्देश भी दिए हुए होते हैं इसके अंदर। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं या निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। पहले ही कह रहा है इसके अंदर कितने शब्दों में उत्तर देना है? 150 तक देना है, उससे अधिक नहीं देना। तो कहने का मतलब है कि शब्द सीमाओं को हमें ध्यान रखना होता है और उसी के अनुसार अपने उत्तर को हमें लिखना होता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर जो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास शब्द के बारे में पूछा गया है। तो इस उत्तर को हमें लिखना है क्रम से कि मानव विकास शब्द सबसे पहले किसने दिया, किसने इसका प्रतिपादन किया, और मानव विकास के अंदर कौन कौन सी अवधारणाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ये सारी बातें हमें क्रम से लिखनी है। तो देखिए बच्चों अपने उत्तर की क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मानव विकास। और मानव विकास में देखिए, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों को विकसित करने व परिवर्धित करने की प्रक्रिया से है। अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया ही मानव विकास का लक्ष्य है। तो बच्चों इसे में हमने सबसे पहले मानव विकास को बताया और इस तरह से आपको अपने उत्तर में क्या लिखना है, मानव विकास को लिखना है। और मानव विकास का सीधा सा अर्थ क्या होता है कि मानव के विकल्पों में क्या करना, वृद्धि करना। विकल्पों में वृद्धि करने का मतलब है कि इसको एक ही रोजगार नहीं, बहुत सारे रोजगार के विकल्प हो उनके पास, शिक्षा के बहुत सारे विकल्प हों, और उसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बहुत सारे मानव के पास क्या हो, विकल्प हो। अगर मानव के विकल्प सीमित होने लग जाते हैं तो उसे हम मानव का विकास नहीं कहते हैं। और आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन। अब ये हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद उत्तर लिखेंगे। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। तो किसने किया प्रतिपादन, ये याद भी रखना बच्चों अच्छे से। जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। तो देखिए यहां पर किस पर जोर दिया गया है बच्चों, विकल्पों में वृद्धि करना। और आगे देखते हैं, तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। और जितने ज्यादा मानव के पास विकल्प होंगे, जितनी ज्यादा मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि होगी, उतना ही मानव का क्या होगा, विकास होगा। इसी बात को आगे कहा गया है, इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव यानी मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। देखिए सीधा सा बच्चों, इस प्रकृति का नियम भी है कि परिवर्तनशीलता, जब प्रकृति बदलती रहती है तो मानव भी अपने आप देखिए उसी प्रकृति का एक हिस्सा है और मानव भी क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है बच्चों। इसलिए देखिए मानव से संबंधित जो भी देखिए उसके चारों ओर जो वातावरण की वस्तुएं हैं वो भी क्या होती रहती है, बदलती रहती हैं। इसीलिए कहा गया जो मनुष्य के जो विकल्प हैं वो भी कभी स्थिर नहीं होते, वो भी क्या होते रहते हैं, परिवर्तनशील होते रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, विकास का मूल उद्देश्य इस प्रकार की दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बच्चों एक शब्द और आया है, सार्थक जीवन। देखिए बच्चों, मैंने आपको जब पाठ को पढ़ाया उस समय भी मैंने आपको बताया कि जीवन तो देखिए हर कोई जी के चला जाता है, एक वो जीवन जीना हो जिसे हम कहते हैं सार्थक।
100 साल जीना देखिए सार्थक जीवन नहीं है यदि आप समस्याओं से घिरे हुए और 100 साल यदि जीवन जीते हैं, और यदि आप एक ऐसा जीवन जीवें जिसमें आपका कोई ना कोई लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की आपको क्या हो, प्राप्ति हो, और आपकी स्वतंत्रताओं में वृद्धि हो, और आपका सुख में यदि जीवन होता है, तो ऐसे जीवन को क्या कहा जाता है बच्चों? सार्थक कहा जाता है। अब आगे लिखते हैं अपने उत्तर को, देखिए सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। दीर्घ का मतलब बच्चों क्या है? लंबी आयु नहीं। इसका अर्थ क्या है? जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। क्या होना चाहिए बच्चों? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कैसा जीवन? इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों। अब देखिए यहां जो उद्देश्य जो बताया गया, सार्थक जीवन को यहां पर परिभाषित किया गया है। लोग कैसे हों बच्चों? स्वस्थ हों, अपने विवेक यानी सोचने समझने की शक्ति और बुद्धि का विकास कर सकते हो, यानी वो देखिए स्वस्थ हो, विवेक और बुद्धि का क्या कर सके? विकास कर सकते हो। वे समाज में प्रतिभागिता करें और समाज के अंदर देखिए अहम रोल अदा करें, यानी अपनी भूमिका समाज में स्थापित करें, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या रहें? हमेशा स्वतंत्र रहें। ये किसको परिभाषित किया गया है? सार्थक जीवन को परिभाषित किया गया है बच्चों। आगे देखिए, मानव विकास के केंद्र बिंदु संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु कितने होते हैं? देखिए 3 होते हैं। पहला संसाधनों तक पहुंच, और दूसरे नंबर पर देखिए स्वास्थ्य, और तीसरे नंबर पर आता है शिक्षा। मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। और देखिए इस तरह से हम इसके उत्तर को और लिख सकते हैं, क्योंकि कितने शब्दों में लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है बच्चों। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। और उसके बाद देखिए विकल्पों में वृद्धि करना। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, हमने अपने उत्तर को लिखा, और निबंधात्मक प्रश्न में उत्तर की जो लिमिट थी, जिसे हम कहते हैं शब्द सीमा थी, उसका भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इस तरह से देखिए हम अपने उत्तर को लिखते हैं, और अंत के अंदर देखिए हम अपने इसके अंदर देखिए, यदि किसी क्षेत्र के लोगों की क्षमताएं सीमित हैं तो उनके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे, जिससे मानव विकास का स्तर कैसा बना रहेगा? निम्न बना रहेगा। तो देखिए बच्चों, आपने इस अवधारणा को समझा भी होगा। मानव विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु थे। एक तो था स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक संसाधनों तक पहुंच। इनके जितने ज्यादा मानव के पास विकल्प होंगे उतना ही मानव का विकास होगा। इस तरह से बच्चों अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा निबंधात्मक प्रकार का ही प्रश्न है। और देखिए उसे, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीय से आप क्या समझते हैं? बच्चों याद रखना, इसके अंदर 2 चीजों को समझाना है हमें। कितने को? 2 को। एक तो समता को, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? सतत पोषणीयता। तो ये मानव विकास के उपागम बताए थे मैंने 4। उन 4 में से 2 उपागमों को देखिए हमें विस्तार से यहां पर क्या करना है? लिखना है। और शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है। कितनी है शब्द सीमा? 150 शब्दों में उत्तर को लिखना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तर, और उसके बाद मानव विकास के स्तंभ। और मानव विकास के यहां पर हम स्तंभ की बात करते हैं, तो कौन कौन से स्तंभ दिए गए हैं? एक तो समता और एक सतत पोषणीयता। तो इस तरह से देखिए, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी
प्रकार मानव विकास का विचार भी क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो यहां पर देखिए कितने स्तंभ बताए गए हैं मानव विकास के। एक क्षमता, दूसरे नंबर पर कौन सा है, सतत पोषणीयता, और तीसरा कौन सा आता है बच्चों, उत्पादकता, और चौथे नंबर पर कौन सा आता है, सशक्तिकरण। और इन चारों संकल्पनाओं को हम किस में शामिल करते हैं, मानव विकास के स्तंभ के अंदर शामिल करते हैं। अब जो आगे उत्तर लिखना है, एक तो क्षमता को परिभाषित करना है और दूसरा हमारे पास क्या है, सतत पोषणीयता को देखिए हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं किसको, समता को। तो देखिए बच्चों इसका अर्थ, समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। तो सीधा सा है इसके अंदर, अवसरों के लिए देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिले, वो भी कैसे मिले, समान रूप से, और प्रत्येक व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच भी कैसी हो, समान हो। आगे देखिए, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। तो यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, न तो देखिए लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए कि ये महिला है ये पुरुष है, न जातियों के आधार पर भेदभाव किया जाए, उसके अलावा देखिए न आय के आधार पर भेदभाव किया जाए कि ये देखिए निम्न वर्ग से है और ये उच्च वर्ग से है। इस तरह के यदि भेदभाव नहीं होंगे तो अपने आप क्या स्थापित होगी, समता आएगी। और आगे लिखिए, देखिए बच्चों, भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। तो भारत में यदि हम देखते हैं कौन, स्त्रियां, कौन सी दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हुए हैं। वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, यानी वो विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। तो सीधा सा है, यदि बच्चों की पहुंच में शिक्षा नहीं होगी, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो देखिए उनके विकल्पों में क्या आएगी, कमी आएगी, और इस तरह से उनके विकल्प क्या होते चले जाएंगे, सीमित होते चले जाएंगे। और जब देखिए विकल्प सीमित होते चले जाते हैं तो देखिए मानव विकास भी क्या होने लग जाता है, सीमित होने लग जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर पर सतत पोषणीय। और सतत पोषणीय का देखिए सबसे पहले हम अर्थ ही देखते हैं। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। इसका मतलब देखिए सतत, निरंतर पोषणीयता, यानी निरंतर रूप से सभी पीढ़ियों को क्या मिले, समान अवसर मिले और समान रूप से उनका पोषण हो। यदि एक पीढ़ी संसाधनों को खत्म कर देती है तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त, और उनके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों के भी देखिए उनको भी अवसर मिले और उनके विकल्प कभी कम नहीं होने चाहिए। इसी बात को इसमें समझाया गया है। तो बच्चों आगे लिखना है, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां ये नहीं कहें कि हमारे संसाधनों को क्या कर दिया, सीमित कर दिया या नष्ट कर दिया या समाप्त कर दिया। आगे देखिए बच्चों, इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा, अर्थात उनके विकल्पों को क्या कर देगा, कम कर देगा ये। और फिर उसके बाद देखिए, अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये प्रत्येक पीढ़ी का दायित्व है कि वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए देखिए अवसरों को एक तरह से सीमित ना करें, उनके विकल्पों को सीमित ना करें और संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों तक भी देखिए संसाधन क्या रहें बच्चों, उपलब्ध रहें। इस तरह से बच्चों हमारा आज का जो अभ्यास प्रश्न थे वो समाप्त हो जाते हैं। अभ्यास प्रश्नों में आपने 3 प्रकार के प्रश्न देखे। पहले नंबर पर आपने देखे विकल्प पर आधारित, और उसके बाद आपने देखे 30 शब्द सीमा वाले जिन्हें लघु प्रश्न कहते हैं,
और अंत में आपने 2 प्रश्न देखे निबंधात्मक और जिनकी शब्द सीमा थी 150 शब्दों में, जिनका उत्तर हमें लिखना था। और इसी प्रकार से अपना अध्याय अपना समाप्त हो जाता है। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, और फिर एक बार दोहरान भी करना आप इनका, और अगला अध्याय लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद बच्चों।